हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी सिंह दिन से देवी पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है दिल्ली से बीजेपी की सांसद सुप्रसिद्ध अधिवक्ता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बासुरी स्वराज जी सिर्फ एक राजनेता नहीं है बल्कि देश की युवा पीढ़ी के लिए कड़ी मेहनत, साथी और जिम्मेदारी की मिसाल है। कानून के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के बाद उन्होंने जन सेवा को अपना कर्म क्षेत्र चुना। राजनीति उन्हें विरासत में भले ही मिली हो, लेकिन अपनी सच्ची लगन और मजबूत आवाज से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। दिल्ली की जनता की आवाज संसद तक पहुंचाना, न्याय की लड़ाई को मजबूत करना और भारत डेवलपमेंट की आवाज को मंच देना, यही उनकी पहचान थी। आज हम जानेंगे उनकी यात्रा, उनके विचार और उनका सपना। थैंक यू सो मच। नमस्कार लक्ष्मी जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और दिल से दिल्ली हमारा पॉडकास्ट है और दिल्ली से आप सांसद हैं, बहुत बड़ी कोइंसिडेंस है ये। पहला ये कि सुषमा जी की छवि बहुत ही अलग थी। हर एक भारतीय महिला उनमें अपनी छवि देखती थी क्योंकि वो कनेक्ट करती थी। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बोलने का अंदाज, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें सुषमा जी से लोगों ने सीखा कि अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रखते हैं, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज मायने नहीं रखता। आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखते हैं तो सामने वाला जो है ना वो चुप हो जाता है। मैंने कितनी बार देखा जब पार्लियामेंट में बोलती थी तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं इतनी सारी जो वुमेन हमारे साथ या मेन जो जुड़े हुए हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम उनके बारे में, उनकी डॉटर के सामने हैं। तो आप अपनी मम्मी को कैसे याद करती हैं? देखिए, मैं उन्हें सबसे ज़्यादा एक माँ के रूप में, मेरे लिए तो वो मेरी, जिसे कहते हैं ना, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, बेस्ट फ्रेंड, कभी कभी मेरी खुद की बेटी रोल रिवर्सल हो जाता है एक उम्र के बाद। मेरी माँ के पास जिंदगी के हर मर्ज की दवा थी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसका सोल्यूशन माँ के पास नहीं। पर मुझे लगता है ये होता है ना, हम सब, आप किसी भी उम्र में बड़े हो जाए, डजेंट मैटर, आप हमेशा, आपका गो टू पर्सन जो होता है वो फोन कॉल माँ को, जब तक चीजें ना जाएं आपको लगता है कि आपको सोल्यूशन ठीक नहीं मिला है। बिल्कुल। और जब सुषमा जी जैसी माँ हो तो बात ही अलग है। जी, माँ सबकी बहुत खास होती है, मेरी कुछ और ज्यादा खास थी। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपका और आपकी मॉम का एक एक दिन वीक में एक फिक्स होता था जिसमें आप लोग बातें किया करते थे। जी, तो शुक्रवार शाम। तो मैं क्या बातें करते थे। बहुत सारी माएँ हैं जो जिनके बच्चों अपने डॉटर्स टीनेज में है या बेटा टीनेज में है तो बड़े डिस्टर्ब रहते हैं कि हैंडल नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जी मॉम इतने अच्छे से आपको रेज़ किया? लक्ष्मी जी, जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं था जो माँ से छुपा हुआ था। वो मेरी को कॉन्स्पिरेटर थी। जिंदगी की बिसात में जीत या हार, उससे फर्क नहीं पड़ता था। मेरा एक एक आंसू जो था, अगर वो छलका तो उनकी हथेलियों पे छलका। अगर मेरी किसी संग्राम में जीत हुई तो जब हवा में कूदी तो मैं कहूँगी कि उनके साथ उस हर्ष और उल्लास को शेयर करा। एक एक चीज, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, एग्जाम की पढ़ाई, इट डिडंट मैटर कि किस स्टैंडर्ड में चली गई या कॉलेज में आ गई, जब तक भारत में पढ़ रही थी। मेरी आदत है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी, तो वो भीगे हुए बादाम और दूध जो था वो माँ लेकर आती थी, सर सहलाती थी, उससे आपको एक नई ऊर्जा मिलती है। और रही बात, वो मेरी सुख दुख की साथिन थी। तो उन शुक्रवार शामों में हंसी मजाक भी बहुत होता था, बहुत ज्यादा चीजों को गहन रूप से देखने का मौका मिलता था। लेकिन मैं कहूंगी कि मेरे व्यक्तित्व को घड़ने की वो शाम होती थी। वो एक ऐसा टाइम था जिसमें किसी भी प्रकार की बाहरी डिस्टर्बेंस नहीं थी। क्वालिटी टाइम था माँ के साथ। हम चाहे फिल्म देखें, हम चाहे किताब बैठ के साथ पढ़ें, चाहे हम अरे डमशराड्स की चैंपियन थी, चाहे डमशराड्स खेले, अच्छा। हाँ हाँ, चाहे अंताक्षरी खेले, चाहे वैसे ही बात करे। बहुत कभी कभी होता है कि मन हल्का करने के लिए, मेरा ही नहीं उनका भी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि विषय क्या कवर हुए या बोली क्या, अरे वो बात मैं केवल अब तक रखूंगी, अब वो नहीं बताऊंगी आपको। वो आपके। अच्छा, आपका नाम बासुरी है तो कहते हैं कि नाम का भी असर पर्सनालिटी पे होता है। तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल है, अच्छा। बिल्कुल है। और किस तरह ये, का म्यूजिक? जी, हर तरह का। मैं इक्लेक्टिक म्यूजिक का टेस्ट है मेरा। मतलब मैं पुराने हिंदी सॉन्ग्स भी सुनती हूँ, नए भी सुनती हूँ, अंग्रेजी भी सुनती हूँ, और नहीं तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनती हूँ। आजकल जब से राजनीति में आई हूँ, तब से मैंने देखा कि मेरी गाड़ी या घर पे सबसे ज्यादा डिवोशनल म्यूजिक चलने लग गया है। सुषमा जी का नाम जो है, मतलब कहते हैं कि आ, राजनीति आपके खून में है, आपके पापा मम्मी दोनों।
आप इसको किस तरह से देखती हैं? राजनीति कभी भी खून में नहीं होती। राजनीति, एक तो आपको ये देखना पड़ेगा राजनीति की परिभाषा क्या है आपके लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूँ। मेरे लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और राजनीतिक गुरु भी वही हैं, और वो राजनीति नहीं करते, वो राष्ट्र नीति करते हैं। तो मैं आपको सच बताऊं, ये कहना अक्सर सुना है मैंने कि राजनीति आपके खून में है। ऐसा नहीं है, राजनीति कभी भी किसी के भी खून में नहीं होती। ये देश किसी व्यक्ति विशेष की या किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं श्रीमती सुषमा स्वराज की बेटी हूँ। जरूर कोई तपस्या करी थी पिछले जन्म में जो माँ को पाया, लेकिन वो मेरे संस्कारों की गुरु हैं, वो मेरे व्यक्तित्व की शिल्पकार हैं। जहां तक राजनीति की बात है, ये इत्तेफाक की बात थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु की कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया। लेकिन राजनीति या एक जनप्रतिनिधि की जो दायित्व मिला है अभी, ये जिम्मेदारी है और ये केवल और केवल सेवा का एक माध्यम है और कुछ नहीं। आप इतनी बड़ी लॉयर रही, तो रही नहीं हूँ, और बड़ी तो पता नहीं, लेकिन लॉयर जरूर हूँ। नहीं, आप तो सीनियर लॉयर हैं, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पार्टी की सेवा मैं लॉ में रह के भी कर रही थी। जी, और तो अभी जब आप पॉलिटिक्स में आई तो उसका कुछ फायदा मिलता है पॉलिटिक्स में? देखिए, जहां तक स्किल्स की बात है तो दोनों में काफी समानता है। दोनों, चाहे राजनीति हो चाहे लॉ हो, वकालत में भी आप तर्क संगत बात करते हैं। दोनों में संवाद का बहुत ज्यादा महत्व है। दोनों में न्याय निहित है। ये बातें काफी सिमिलर है। पर्सनली बात करूं तो मैंने दो चीजें देखी हैं। एक, मेरा दिमाग फ्रेश रहता है जब मैं वकालत करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक बेटर एमपी की तौर पर अपनी कर्तव्य का निर्वाह कर पाती हूँ जब मैं वकालत में भी ध्यान देती हूँ, क्योंकि आपका दिमाग चुस्त रहता है। आप चीज़ों को बहुत स्पॉन्टेनियसली समझकर आपकी हाजिर जवाबी बेहतर रहती है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि पहले मैं वकालत में शायद एक परिवार या एक व्यक्ति की मदद कर रही थी। राजनीति आपको एक माध्यम देती है उस बात को एम्पलीफाई करने की। अच्छा, आप बीजेपी का यंग फेस है और उसके ऊपर सुषमा जी की बेटी, तो आप पे भी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आप फील करते होंगे, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा होंगी। ये मैं आपके माध्यम से हर किसी को कहना चाहूंगी, अपेक्षाओं का दबाव हर व्यक्ति पे होता है। वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सुषमा स्वराज के बच्चे हैं या आप किसी और परिवार से आते हैं। कितना प्रेशर लेना, प्रेशर आप पर कितना हावी होता है, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। और मैं प्रेशर नहीं लेती। मैं प्रेशर इसलिए नहीं लेती क्योंकि एक भजन है जिसकी 2 लाइनें मैंने एकदम पल्ले गांठ बांध रखी। प्रभु तेरी कृपा से हर काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैं कुछ करने वाली हुई नहीं, सब कुछ कृष्ण करने वाले हैं। प्रेशर किस बात का? हाँ, मेरा कंट्रोल मेरे कर्म पे जरूर है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी मेहनत कर सकूं उतना मेहनत करूं। और कहीं ना कहीं भाई, हमारे लीडर को आपने देखा है, नरेंद्र मोदी तो मेहनत की और कर्मठता की पराकाष्ठा है। मैंने माँ को 24/7 काम करते देखा है। मतलब फर्क नहीं पड़ रहा था कि तिरकिट की नर्सेस का रेस्क्यू सुबह 3 बजे हो रहा है या सिस्टर नैन्सी का रेस्क्यू सुबह 5 बजे हो रहा है। माँ हमेशा जगी होती थी इन इम्पोर्टेंट फोन कॉल्स की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो संस्कार आप में भी आ जाते हैं। आपके जीवन का कोई मूल मंत्र जो आपको कठिनाइयों में भी आपको ताकत देता हो, हिम्मत? एक श्लोक है गीता का, जहाँ पे भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये श्लोक मुझे जीवन का सबसे ज्यादा संबल देता है। और मुझे लगता है कि ईश्वर का संबल अगर आपके पास आ जाए तो एक नई ऊर्जा, एक ताकत आपको मिल जाती है। और एक मूल मंत्र जो माँ ने मुझे दिया, जो उन्होंने आत्मसात कर कर अपने जीवन में उतारा, वो ये है कि जो भी काम करो रज के करो, जिंदगी छक के जियो।
जो कि सुषमा जी ने किया। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिशियन थी तो एकदम टॉप की लीडर, मॉम हुई तो परफेक्ट मॉम, बिल्कुल वाइफ थी तो परफेक्ट वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल और पब्लिक फिगर, आम लोगों की बात जहाँ कीजिए, हर एक भारतीय वुमेन, मुझे नहीं लगता कि किसी और पॉलिटिशियन से लोग खुद को कनेक्ट करते होंगे जितना कि सब लोगों ने सुषमा जी से किया। बिल्कुल क्योंकि सही। मैं चूंकि बिहार से हूँ तो पटना में मैंने देखा, मध्य प्रदेश में रही, मध्य प्रदेश में लोगों को देखा, दिल्ली आई तो यहाँ भी देखा, चाहे स्टेट कोई भी हो, सब लोगों को लगता था जैसे कि वो हमारे ही स्टेट की है, हमारे घर की। बिल्कुल। तो वो एक चीज थी उनमें, और मुझे तो वही चीज आप में भी दिखती है। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, दिल्ली की जनता ने आप पे भरोसा जताया है, दिल्ली को लेकर आपकी प्राथमिकताएं क्या है? पहले तो देवतुल्य मतदाता का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर डबल इंजन की सरकार सुनिश्चित करी है। अब तो ट्रिपल इंजन की हो गई है। 27 बरस बाद हमारा वनवास समाप्त करा है। और मैं जानती हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर.के. पुरम की रैली में कहा था कि मैं अपने आप को दिल्ली के विकास के लिए अपने आप को खपा दूंगा, मुझे लगता है उसी नक्शे कदम पर हम सब चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार, वो स्वयं इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके आगे बढ़ रही हैं। रही बात मेरी अपेक्षाएं, तो देखिए, दिल्ली पिछले 11 वर्षों में जर्जरा गई है। यहाँ पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जरा गया है, क्योंकि इससे पहले की जो तत्कालीन सरकार थी वो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में मसरूफ थी। जनता त्राहिमाम कर रही थी। अब उन चीजों का धीरे धीरे सुधार करने का मुझे लगता है अवसर आया है। तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हॉल हो, पूरा का पूरा ओवरहॉल हो, चाहे वो दिल्ली की पानी के पीने की समस्या है, चाहे वो दिल्ली की सीवर की समस्या है, इन सबका निवारण करना है। और रही बात एक सांसद के रूप में, तो मेरा खुद का जो बहुत ज्यादा फोकस है, एक तो हेल्थ सेक्टर पर बहुत है। इसीलिए अपने पहले साल में भगवान की दया से 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स मैंने अपने विधानसभाओं में चलाए हैं, जो कि सेवा बस्तियों में जाकर मुफ्त इलाज करवाते हैं। एक कार्डियक एम्बुलेंस हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को दी है। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग अब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने वाले हैं। अभी अभी मैंने MOU साइन करा है एक एंटिटी के साथ, जहां पर 3-3 साल के वो MOUs हैं। हम लोग एक खोलेंगे करोलबाग जिले में, एक खोलेंगे न्यू दिल्ली जिले में, जहां पर फोकस रहेगा महिलाओं पर और यूथ पर, और थोड़ा एजुकेशन पे भी। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए गवर्नमेंट भी बहुत कर रही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपको उस एजुकेशन की रियल लाइफ एप्लीकेशन आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह लेवरेज करें, क्योंकि अब जो आज का जो युवा है वो केवल पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनसे आगे बढ़कर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी ध्यान देना चाहता है। और मुझे लगता है कि वैश्विक पटल पर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के साथ चलने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो बीजेपी इतनी हाईली एजुकेटेड यंग फेस को बीजेपी में शामिल किया है क्योंकि जो नए लोग आएंगे, नई ऊर्जा के साथ नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, ये बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है लोगों के साथ कनेक्ट होने का और काम करने का। अच्छा, मैंने एक चीज़ आजकल हमने देखा है कि जैसे बीजेपी की कोई नीति के खिलाफ अगर लोग होते हैं तो वो देश के खिलाफ हो जाते हैं। ये आजकल एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जैसे बीजेपी एक पार्टी है, ठीक है, उसने कोई भी कानून लाया तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे असहमत हो तो आप देश के ही खिलाफ हो जाएं। ये ट्रेंड आजकल देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी जी, ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी जो नीतियां लेकर आती हैं वो राष्ट्रहित में होती है। अब जब आप नीति ही ऐसे लेकर आएंगे जो केवल और केवल भारत माँ को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, जो केवल और केवल भारत की प्रगति के लिए है, जहाँ सेवा परमो धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि को रखते हुएगी, तो ऐसे में ऑब्वियसली जो भी व्यक्ति उसका विरोध करेगा वो जनता को ये लगेगा कि ये राष्ट्र विरोधी बात कर रहा है। अब मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जैसे आजकल बात चल रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव। किसी ने आकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से स्वयं पूछा कि सर, इससे पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि अभी क्या है, आप हर जगह जाके कैंपेन कर सकते हैं, आपकी स्टार पावर बहुत है, लेकिन अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो आप तो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बंध के रह जाएंगे, तो फिर आप बाकी जगह कैसे कैंपेन करेंगे? आप जानते हैं उनका जवाब क्या था?
वो बोले राष्ट्र सर्वोपरि, मैं पार्टी का हित नहीं देख रहा, मैं राष्ट्र का हित देख रहा हूं, चाहे पार्टी का नुकसान हुआ। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, देश का पैसा बचता है, देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भार कम पड़ता है, और ये जो वोटर फटीग आ जाता है देवतुल्य मतदाता में, ये अगर जाता है तो इसमें मैं राष्ट्र हित में पार्टी का नुकसान भी होने दूंगा। 2014 के पहले का भारत और आज के भारत में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? अरे बहुत डिफरेंस है। मैं आपको एक विजुअल बताती हूँ। 2014 से पहले कश्मीर की पावन भूमि पर तिरंगा लहराना एक चुनौती बन गया था। मुझे अब तक याद है, लाल चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे तिरंगा फहराने में। आजाद भारत की बात कर रही हूँ, 2014 से पहले की बात कर रही हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं को न केवल अरेस्ट करा गया, पर पुलिस ने निर्ममता से पीटा। इसमें महिला कार्यकर्ता भी इन्वॉल्व थे। लेकिन अब आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस संकल्प को सिद्ध किया, उनके सपने को साकार करा, धारा 370 हटाई, प्रगति के पथ पर कश्मीर की यात्रा सुनिश्चित करी। और अब आपने देखा होगा न्यूज में, जून के महीने की बात है, चिनाब वाटर हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन द वर्ल्ड, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तिरंगा हाथ में लिए हुए, उसे फहराते हुए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वो रिवर, वो ब्रिज कवर कर रहे हैं। ये है नया भारत। और रही बात उनके शासन की, तो देखिए 11 साल बेमिसाल। अब आप कहेंगे तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट उसमें चला जाएगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगी, गरीब की उन्नति के लिए, अन्नदाता की उन्नति के लिए, नारियों की उन्नति के लिए और युवा की उन्नति के लिए, इन सब के लिए अथक प्रयास हुए हैं। महिलाओं को धुएं की जिंदगी से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना आई, 11 करोड़ से ज्यादा मुफ्त गैस सिलेंडर्स बहनों को दिए गए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया। ये 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा है जहां पर आप वुमेन को अंडर रिप्रेजेंटेड पाएंगी। अब आप देख लीजिए, हर एक राजनीतिक दल को 33% आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए देना ही पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट के इलेक्शन में। और ये कितना पुराना विघ्न था जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरा। अगर हम युवाओं की बात करें तो जॉब सीकर्स से युवा आज देश का जॉब क्रिएटर बन गया है। भारत स्टार्टअप की दुनिया में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। डिजिटल इंडिया हो गया। डिजिटल इंडिया की बात करिए, अब आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हर हैं। एक गरीब का अपना अकाउंट है। जनधन योजना में न केवल हर एक गरीब का अपना अकाउंट है, 55% से ज्यादा अकाउंट महिलाओं ने खोले हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मुद्रा योजना से, पीएम स्वनिधि योजना से, अब पीएम स्वनिधि योजना, कभी किसी ने सोचा था कि कोलैटरल फ्री लोन्स रेडी पटरी वालों को इतनी आसानी से मिल जाएंगे, कि जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता उनकी गारंटी नरेंद्र मोदी लेते हैं। और जो मैं फिर से इकोनॉमी की बात करती, हम फ्रैजाइल 5 में हुआ करते थे, 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। आज हम जापान जर्मनी को पिछाड़ कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गए हैं। और बहुत जल्द आप देख लीजिएगा, ईश्वर की कृपा से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और मैम, जब पहले भारत के प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते थे तो क्या व्यवहार होता था और आज देखिए क्या व्यवहार है? लक्ष्मी जी, इसकी तो मैं आपको स्वयं साक्षी हूँ। मुझे अभी हाल ही में एक मौका मिला था ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद। ये जो पार्लियामेंट्री जत्थे गए अलग अलग देशों में, 33 देश हम लोगों ने कवर करे थे, उसमें से गिलहरी जैसी भूमिका निभाने का मौका मुझे भी मिला था। मैं माननीय श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे यूएई और फिर वेस्ट अफ्रीका के 3 देश, कॉन्गो, लाइबेरिया एंड सियरा लियोन। मैं आपको बताऊं, यूएई में गए, वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने बोला कि श्रीमती गांधी के बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं आया था जब तक कि श्री नरेंद्र मोदी नहीं आए। और 7 बार वो यूएई हुए हैं। उन्होंने इतना अपना समय और अपने आप को निवेश करा कि वहां का इंडियन डायस्पोरा कह रहा था कि अब हमें एक अलग आदर, एक अलग सत्कार, एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है।
हम लोग गए वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में ना केवल इंडियन डायस्पोरा कह रहा था कि उनको सम्मान से देखा जाता है, पर वेस्ट अफ्रीका ये तीनों देश भारत की वैक्सीन मैत्री की प्रशंसा कर रहे थे कि कोविड के वक्त भारत ने संजीवनी बूटी की तरह मुफ्त कोविड वैक्सीन जो भारत में बनी थी, मेड इन इंडिया वैक्सीन, वहां पर जीवन दायिनी वैक्सीन के तौर पे दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये है अंतर 2014 और 2014 के बाद 11 साल बेमिसाल। मोदी जी को देख के लगता है कि प्रधानमंत्री की मतलब ये भी छवि हो सकती है वर्ल्ड मैप पे देखिए तो। पहले ये समझ में ही नहीं आता था कि सब प्रधानमंत्री गए कहीं, लेकिन जब ये जाते हैं तो लाइव टेलीकास्ट होने लगता है, वहां के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ये क्यों है। ये सोच का अंतर है। पहले प्रधानमंत्री होते थे, नरेंद्र मोदी ने आते ही घोषित कर दिया कि वो इस देश के प्रधान सेवक हैं। जब आप सेवा के भाव से और केवल भारत को प्रथम रखकर, देश को, राष्ट्र को प्रथम रखकर काम करते हैं, तो फिर आप नरेंद्र मोदी जी की तरह कार्य करते हैं। और उनमें कभी भी स्वयं या अहम का तो अंश मात्र भी नहीं है। नहीं, और वहां रहने वाले जो एनआरआई हैं जी, वो भी कहते हैं कि अब हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल। पहले ये चीज नहीं थी। पहले अच्छा इंडियन तो उनको लगता था कि अच्छा मतलब कोई सपेरों का देश, भुखमरी का देश। हाँ। लेकिन लक्ष्मी जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर भी बहुत ज्यादा सम्मान भारत का इसलिए भी हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये सुनिश्चित करा कि हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। ये कोई आम बात नहीं है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड में और एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होने का असर आपको देशों के बायलैटरल रिलेशंस में इसकी छवि, इसकी छाप बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगी। जब भी मोदी जी जाते हैं, आपने देखा होगा दूसरे कंट्री के जब कोई पैर छू रहा है, कोई गले मिल रहे हैं, मिलने के लिए होड़ लगी रहती है। मतलब ये छवि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं तो अपने ही टाइम पे देखी हूँ कि यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे, वहाँ क्या बोलते थे, किससे मिलते थे, फोटो न्यूज़पेपर में छप जाता था, वापस आ जाते थे। लेकिन अब ये जाते हैं तो वहाँ उत्साह का माहौल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडियल दो हैं। मेरे आइडियल कहीं ना कहीं तो ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका विजन, मैं मतलब जितने विजनरी वो हैं, जितने मेहनती वो हैं, जितने निस्वार्थ भाव से वो राष्ट्र की सेवा करते हैं। और दूसरी आइडियल मेरी माँ है, सुषमा स्वराज जी। उनकी संवेदनशीलता, उनकी निष्ठा और कहीं ना कहीं उनकी दृढ़ता, ये मुझे एक अमिट छाप मेरे लिए छोड़ के गई हैं। मैं शिव तांडव स्रोत और बहुत सारी चीजें, जैसे अभी कई श्लोक आपने किया, तो आपने इतना पढ़ा है, अध्यात्म में इतनी रुचि है, कैसे सीखा इतना कुछ? माँ ने सिखाया। शिव तांडव तो मैं 5 बरस की थी जब उन्होंने बैठा कर मुझे सिखाया। उन्होंने बहुत ज्यादा समय अपना निवेश करा मुझ में। मुझे लगता है आप जब ओनली चाइल्ड होते हो ना, तो आप अपने पेरेंट्स का प्रोजेक्ट होते हो, पेट प्रोजेक्ट। तो और मैं वैसे भी संयुक्त परिवार में पली बड़ी बच्ची हूँ। हाँ। दादा दादी के हाथों में पली बड़ी बच्ची हूँ, नाना नानी के हाथों में पली बड़ी बच्ची हूँ। तो जब बड़ों के साथ आप होते हो तो फिर ऐसा होता है। नानी हमें सिंगल चाइल्ड होने का कभी ऐसा नहीं, अकेलापन नहीं लगा? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और अभी जब सुषमा जी नहीं है, फिर अभी तो मॉम की कमी होता है। देखिए, वो तो स्वाभाविक है। माता की खलिश तो मुझे लगता है कि समय भी इस क्षति को पूरा नहीं कर सकता। तो आप इतना बिजी रहती हैं, पापा के लिए टाइम नहीं मिल पाता? बिल्कुल बिल्कुल निकालना है। देखिए, फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं होती। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त रहता है। कहीं ना कहीं मेरे गाइड और मेरे फिलोसोफर भी हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारा डेली रिचुअल है। अच्छा, सुषमा जी हर दिन के हिसाब से कपड़े पहनती थी, उनके साड़ी का कलर चेंज हो जाता था, तो आप भी उसको फॉलो करती? जी नहीं, मैं नहीं करती क्योंकि मैं वकील हूँ। मेरे हफ्ते के 6 दिन काले कपड़ों में जाते हैं। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि कोई ज्योतिष हो या कुछ हो, तो बोला कि नहीं, इससे में ना वार्डरोब मैनेजमेंट हो जाता है। मुझे हाँ। पता है कि आज मंडे है तो मुझे व्हाइट पहना, तो मैं व्हाइट कपड़ों में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी और मेटिकुलस थी। ये उसका था, इसमें कोई ज्योतिष शास्त्र का कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस टाइम में मध्य प्रदेश से काफी चर्चा का विषय हो गया था, क्योंकि उनको देख के बहुत सारे एमपी लोग कॉपी करने लगे थे। कोई टर्बन रोज के रोज बदलते थे, तो वो उस समय एक अंग्रेजी में कहते हैं ना, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। यस। अच्छा, हर बच्चे को माँ का कोई ना कोई खाना बहुत पसंद होता है, तो आपको सुषमा जी का मतलब कोई रेसिपी आपको पसंद हो?
जहाँ पर मैं अभी हूँ जीवन में, वहाँ पे मुझे माँ के हाथ का खाना नहीं, मुझे माँ का हाथ मिस होता है। तो आपको कुकिंग का शौक है, कुछ बनाती हैं? जी, मैं कुक कर लेती हूँ। समय नहीं मिलता है और शौक एज सच मैं कहूंगी कि कुछ चीजें होती है लाइफ स्किल्स जो हर किसी को आनी चाहिए। आनी चाहिए। इसका शौक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अगर जैसे कोविड था तो मैंने परिवार में किसी को भूखा नहीं मरने दिया। अच्छा, खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्या करती हैं? फिल्में देखती हूँ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरे पास लड्डू नाम के हमारे 6 साल के लैब्राडोर हैं। मुझे अच्छा। लगता है सारा स्ट्रेस तो वही हर लेते हैं। अच्छा, आप पेट लवर हैं। जी। तो कोई सपना जो आप साकार होते देखना चाहते हो अपने संसदीय क्षेत्र में या देश के लिए? देश को तो मैं आपको सच बताती हूँ, मैं चाहूंगी किसी दिन भारत विश्व की नंबर 1 की इकोनॉमी बने। अगर देश के लिए मेरे पास कोई सपना हो, आई वॉन्ट टू सी इंडिया एट द टॉप of the helm of everything in the world, whether it is made in India products, whether it is our defense, whether it is our export, whether it is our economy. और अपने संसदीय क्षेत्र में मैं चाहूंगी कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का जो युवा है वो विकसित भारत की केवल नींव न रखे, वो इस विकसित भारत का ध्वजवाहक बनकर उभरे। दिल्ली के जो स्टार्टअप्स और नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आपका कोई प्लान है? जी, मैंने कहा ना, एक तो ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, इसमें हम लोग युवाओं पे और महिलाओं पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने ऑलरेडी केस स्टडी वगैरह हम लोगों ने कर ली है। हम लोग कहीं ना कहीं नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में एक स्टार्टअप हब खोलेंगे जो कि कहीं ना कहीं मदद करेगा लोगों को। होता क्या, लोगों के पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सही नॉलेज नहीं होती। वो गाइडेंस शुरू में, हैंड होल्डिंग जो शुरू की है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए कुछ कुछ किस तरह की कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आप देखते जाइए, जो प्लान ऑलरेडी बन गया है श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार का, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो एक संकल्प लिया है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने का, इन 5 वर्षों में आप दिल्ली का कायाकल्प होते देखेंगे। दिल से दिल्ली जो हमारे जो श्रोता है उनके लिए कुछ संदेश? दिल से दिल्ली के जो श्रोता हैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में जुड़े। इसी तरह आप लक्ष्मी जी को अपना आशीर्वाद देते रहिएगा, प्रोत्साहित करते रहिएगा और दिल्ली को दिल से प्यार करते रहिएगा। और महिला जो वुमेन है उनके लिए कुछ, एज ए गेस्ट एडिटर, कुछ उनके लिए टिप्स वुमेन के लिए? मैं ये कहूंगी कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक केवल और केवल मेरी महिलाओं का योगदान ही कर सकता है, क्योंकि जब देवताओं को भी असुरों पर चढ़ाई करनी थी तो उनको पहले यज्ञ कर कर माँ शक्ति का आवाहन करना पड़ा। बिना मातृशक्ति के योगदान के ये संभव नहीं है। 33% आरक्षण आ रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा है। मैं महिलाओं से ये करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि राजनीति से जुड़े, ताकि आप भी इस देश की नीति निर्माण में अपना योगदान दे, भारत की भाग्य विधाता बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।